नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। मंत्रिमंडल ने आवश्यक वस्तु अधिनियम में ऐतिहासिक संशोधन को स्वीकृति दी। सरकार ने कृषि क्षेत्र में सुधार और किसानों की आय बढ़ाने के लिए 2 अध्यादेशों को भी मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मंत्रिमंडल के फैसलों का ग्रामीण क्षेत्र, विशेषकर मेहनती किसानों पर सकारात्मक असर होगा। चक्रवाती तूफान निसर्ग के महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के अलीबाग में टकराने के बाद क्षेत्र में भारी वर्षा, हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। देश में कोविड-19 के मरीजों के स्वस्थ होने की दर 48% से ज्यादा हुई। 1 लाख से अधिक लोग अब तक स्वस्थ हुए। सरकार ने कुछ श्रेणियों के विदेशी नागरिकों के लिए वीजा और यात्रा प्रतिबंधों में छूट दी। और मानव संसाधन विकास मंत्री ने 11वीं और 12वीं कक्षा के लिए वैकल्पिक शैक्षणिक कैलेंडर जारी किया। समाचार संध्या में अपनी सहयोगी दिव्या तोमर के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मंत्रिमंडल ने आवश्यक वस्तु अधिनियम में ऐतिहासिक संशोधन को मंजूरी दी है। कृषि में बदलाव और किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में ये एक दूरदर्शी कदम है। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन कर अनाज, दालों, तिलहन, खाद्य तेलों और प्याज तथा आलू को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटा दिया गया है। उन्होंने बताया कि इस फैसले से किसानों को फसल की बेहतर कीमत मिल सकेगी और निजी निवेशकों की अनावश्यक नियामक हस्तक्षेप की आशंका दूर होगी। किसानों की ये मांग 50 साल से थी, जो आज तक पूरी नहीं हुई थी। आज ये पूरी हुई है। निश्चित किसान इसका स्वागत कर रहे हैं। किसान कहीं भी उत्पादन बेच सकेगा। ज्यादा दाम देने वाले को बेचने की आजादी मिली है किसान को। श्री जावड़ेकर ने कहा कि भारत में अधिकतर कृषि वस्तुओं का आवश्यकता से अधिक उत्पादन होता है और किसानों को शीत भंडारण, प्रसंस्करण और निर्यात में निवेश का अभाव होने के कारण अपने उत्पादों की बेहतर कीमत नहीं मिल पाती, क्योंकि आवश्यक वस्तु अधिनियम के कारण उद्यमशीलता निरुत्साहित होती है। मंत्रिमंडल ने कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा अध्यादेश 2020 को मंजूरी दे दी है। इस अध्यादेश से ऐसा माहौल बनाने में मदद मिलेगी जिसमें किसान और व्यापारी अपनी पसंद की कृषि उपज खरीद और बेच सकेंगे। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि ये अध्यादेश राज्य कृषि उपज विपणन कानूनों के तहत मंडी के दायरे से बाहर राज्य में और राज्यों के बीच बाधा रहित व्यापार और वाणिज्य को प्रोत्साहन देगा। सरकार की एक कोशिश है कि किसान पर जो अपने उत्पादन को बेचने के लिए प्रतिबंध लगे थे, उन प्रतिबंधों से पूरी तरह मुक्त किया जा रहा है। मंडियां रहेंगी, राज्य का एपीएमसी एक्ट रहेगा, लेकिन एपीएमसी की परिधि के बाहर जो सारा क्षेत्र है, चाहे वो किसान का घर ही क्यों न हो, उस घर में जाकर भी कोई कंपनी, संस्था, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, एफपीओ, कोऑपरेटिव सेक्टर के समूह उसको उत्पादन का उचित मूल्य देकर वहां से माल खरीदेगा और इस खरीद और बिक्री पर किसी भी प्रकार का कोई टैक्स, कानूनी बंधन नहीं होगा। श्री तोमर ने कहा है कि ये अध्यादेश किसानों के लिए ज्यादा विकल्प उपलब्ध कराने में मदद करेगा, किसानों की विपणन लागत घटाएगा और उन्हें बेहतर मूल्य हासिल करने में सहायता करेगा। किसानों के लिए विवाद समाधान की अलग व्यवस्था भी की जाएगी। मंत्रिमंडल ने मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं से संबंधित किसान सशक्तिकरण और संरक्षण अध्यादेश 2020 को मंजूरी दे दी है। ये अध्यादेश किसानों को कृषि उपज का प्रसंस्करण करने वालों, एग्रीगेटरों, थोक विक्रेताओं, बड़े पैमाने पर खुदरा व्यापार करने वालों और निर्यातकों के साथ बिना किसी शोषण की आशंका के बराबरी के साथ व्यावसायिक संबंध बनाने में सक्षम बनाएगा। इससे बाजार संबंधी अनिश्चितता का जोखिम किसानों की बजाय प्रायोजकों पर आ जाएगा और किसान आधुनिक टेक्नोलॉजी और कृषि में काम आने वाली बेहतर सामग्री प्राप्त कर सकेंगे। इससे विपणन की लागत कम होगी और किसानों की आमदनी में सुधार होगा। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसानों को पर्याप्त संरक्षण देने की व्यवस्था की गई है। किसानों की भूमि की बिक्री, उसे पट्टे पर देने या गिरवी रखने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।
किसी भी तरह की वसूली के लिए किसानों की जमीन नहीं ली जा सकती, विवादों के कारगर समाधान प्रणाली बनाई गई है और समय सीमा तय कर दी गई है। ये अध्यादेश भारतीय कृषि पदार्थों को वैश्विक बाजारों तक पहुंचाने के लिए सप्लाई चेन यानी आपूर्ति श्रृंखला में निजी निवेश आकृष्ट करने में भी मदद करेगा। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि मंत्रिमंडल ने देश में निवेश आकर्षित करने के लिए मंत्रालयों और विभागों में परियोजना विकास सेल तथा सचिवों का अधिकार प्राप्त दल बनाने को भी मंजूरी दे दी है। इस नई व्यवस्था से 2024-25 तक भारत को $50 खरब की अर्थव्यवस्था बनाया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि इससे भारत अधिक निवेश हितैषी बनेगा और घरेलू उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। श्री जावड़ेकर ने कहा कि इससे निवेश और संबंधित प्रोत्साहन नीतियों में केंद्र तथा राज्य सरकारों और मंत्रालयों तथा विभागों के बीच बेहतर तालमेल हो सकेगा। आयुष मंत्रालय के तहत सहायक कार्यालय के रूप में भारतीय औषध और होम्योपैथी के लिए फार्माकोपिया आयोग की पुनर्स्थापना को भी स्वीकृति दे दी गई है। श्री जावड़ेकर ने बताया कि इस आयोग की स्थापना 2 केंद्रीय प्रयोगशालाओं फार्माकोपिया लेबोरेटरी फॉर इंडियन मेडिसिन और होम्योपैथिक फार्माकोपिया लेबोरेटरी का विलय कर की जाएगी। आयुष मंत्रालय के 2 लैब्स है गाजियाबाद में। ये 2 लैब्स का भी इसके साथ मर्जर हो रहा है और इससे दिस विल इंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड इट विल इंश्योर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ इंडियन एंड अदर ड्रग्स। कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर कोलकाता श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट करने का भी फैसला लिया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग के लिए भूटान सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर को भी मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मंत्रिमंडल के आज के फैसलों से ग्रामीण भारत, खासतौर पर हमारे मेहनती किसानों पर बड़ा अच्छा असर पड़ेगा। श्री मोदी ने कहा है कि कृषि से संबंधित एक अरसे से लंबित सुधारों से कृषि क्षेत्र में आमूल परिवर्तन हो सकेगा और कृषि उत्पादों के व्यापार और विपणन संबंधी अध्यादेश से एक भारत एक मंडी बनाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस अध्यादेश में ऐसे प्रावधान हैं जिनसे टेक्नोलॉजी का उपयोग बढ़ेगा और विवाद समाधान प्रणाली से आपसी झगड़ों को कारगर तरीके से निपटाया जा सकेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसानों की कीमतों और कृषि सेवाओं का आश्वासन देने वाले अधिनियम से हमारे किसानों के हितों का संरक्षण होगा और वे थोक तथा फुटकर विक्रेताओं, निर्यातकों और अन्य पक्षों के साथ अपनी मर्जी से समझौते कर सकेंगे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत करीब 42 करोड़ गरीब लोगों को 53,248 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता मिली है। योजना के अंतर्गत 20 करोड़ 62 लाख महिलाओं के जनधन खाते में दूसरी किस्त के रूप में 10,315 करोड़ रुपए डाले गए हैं। एक रिपोर्ट। भवन निर्माण में लगे 2 करोड़ 3 लाख कामगारों को 4,312 करोड़ 82 लाख रुपए वित्तीय सहायता के रूप में दिए गए। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा अप्रैल माह के लिए 101 लाख मैट्रिक टन खाद्यान्न लिया गया। इनमें से 36.93 लाख मैट्रिक टन खाद्यान्न 73 करोड़ 86 लाख लाभार्थियों को वितरित किया गया। 5,06,000 मैट्रिक टन दालें भी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजी गई हैं। इसके अतिरिक्त 9 करोड़ 25 लाख प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना सिलेंडर बुक किए गए। इस योजना के अंतर्गत अब तक 8 करोड़ 58 लाख सिलेंडर लाभार्थियों को मुफ्त दिए जा चुके हैं। चालू वित्त वर्ष के दौरान मनरेगा के तहत 48 करोड़ 13 लाख मानव दिवसों का सृजन किया गया। इसके अलावा बकाया मजदूरी के भुगतान के लिए राज्यों को करीब 29,000 करोड़ रुपए भी जारी किए गए हैं। दिवाकर के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने एमएसएमई क्षेत्र की परिभाषा और मानदंडों में संशोधन संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है। ये अधिसूचना 1 जुलाई 2020 से लागू होगी। इस बीच केंद्र सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मझौले उद्यमों को आसानी से ऋण उपलब्ध कराने के लिए 3 लाख करोड़ रुपए की राशि आवंटित की है। एमएसएमई नजदीकी बैंक या उनके पोर्टल पर ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं। एक रिपोर्ट।
सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्योगों द्वारा लिए गए कर्ज पर सरकार 100% गारंटी प्रदान करेगी। साथ ही 1 वर्ष के लिए मासिक EMI में छूट केवल 7.5% के ब्याज के साथ प्रदान की जाएगी। इस सेक्टर को बढ़ावा देने के मकसद से केंद्र सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्योगों की परिभाषा में बदलाव करने के मापदंड भी बदलने का फैसला किया है। विनिर्माण और सेवा क्षेत्र से जुड़ी छोटी कंपनियों के लिए टर्नओवर की सीमा 5 करोड़ रुपए तक बढ़ा दी गई है। इसके अलावा लघु उद्योगों के लिए टर्नओवर की सीमा बढ़ाकर 50 करोड़ रुपए और मध्यम उद्योगों के लिए 100 करोड़ रुपए कर दी गई है। सुपर्णा सेकिया के साथ भूपेंद्र सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। चक्रवाती तूफान निसर्ग महाराष्ट्र में रायगढ़ जिले के अलीबाग में समुद्र तट से टकराने के बाद क्षेत्र में 120 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आगे बढ़ रहा है। ये तूफान अलीबाग में दोपहर बाद करीब 1:15 पर पहुंचा, जिसके साथ ही मूसलाधार बारिश भी हुई। ब्यौरा हमारी संवाददाता तक। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने चक्रवात निसर्ग के मुंबई और ठाणे क्षेत्र से उत्तर महाराष्ट्र की ओर बढ़ने की सूरत में तत्काल बचाव कार्य सुनिश्चित करने के लिए नए निर्देश जारी किए हैं। चक्रवात के प्रभाव के बारे में ताज़ा जानकारी के लिए वह राज्य के पश्चिमी तट पर स्थित जिलों के कलेक्टरों के साथ लगातार संपर्क में है। मुंबई, ठाणे, रायगढ़, पालघर, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिले चक्रवाती तूफान के कारण सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। प्रशासन ने शाम से ही अलीबाग में राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया है। रायगढ़ और पालघर जिलों में कुछ स्थानों पर आवासीय अपार्टमेंट के टिन के छत उड़ गए हैं, जबकि विद्युत कंपनियों ने निवारक उपाय के रूप में रत्नागिरी जिले के कुछ हिस्सों में बिजली की आपूर्ति बंद कर दी थी। रायगढ़ जिले की बाधित मोबाइल नेटवर्क सेवाओं को भी बहाल करने का प्रयास किया जा रहा है। रायगढ़, पुणे, पालघर और मुंबई और ठाणे के कुछ हिस्सों में तेज हवाओं और भारी वर्षा के कारण पेड़ उखड़ गए हैं। पुणे के कई निचले इलाकों में मंगलवार रात से हो रही बारिश की वजह से पानी भर गया है। वहीं छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के PRO ने बताया कि हवाई अड्डे पर शाम 6 बजे से लैंडिंग और टेक ऑफ की अनुमति दी गई है। पुणे में कम से कम 2 उड़ानें जो दिल्ली और हैदराबाद से उतरने वाली थी, क्रमशः सूरत और हैदराबाद की ओर मोड़ दी गई है। केरल को मुंबई और नई दिल्ली से जोड़ने वाली कोंकण रेलवे मार्ग पर 4 लंबी दूरी की ट्रेनों को मडगांव, बेलगावी और मीरज के रास्ते फिर से चलाया जा रहा है। सोनाली घड़ियाल पाटिल, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। केंद्र सरकार ने आज कहा कि देश में कोविड महामारी के रोगियों के स्वस्थ होने की दर 48% हो गई है और कोरोना वायरस से ठीक हुए लोगों की संख्या 1 लाख को पार कर गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 4,776 लोग स्वस्थ हुए हैं और अब तक ठीक हुए रोगियों की संख्या 1,03,003 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटों के दौरान महामारी के 8,909 नए मामले सामने आए हैं, जिससे देश में अब तक रोगियों की संख्या 2,07,615 हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 217 मौत भी हुई हैं, जिससे भारत में अब तक कोरोना महामारी से मारे गए लोगों की संख्या बढ़कर 5,815 हो गई है। भारत में इस बीमारी की वजह से मृत्यु दर 2.80% है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने कहा है कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश भर में कोरोना रोगियों की कुल 1,37,158 नमूनों का परीक्षण किया गया। इस तरह देश भर में अब तक इस तरह के परीक्षणों की संख्या 41,03,233 हो गई है। इस समय देश में 688 प्रयोगशालाएं कोविड-19 के नमूनों का परीक्षण कर रही हैं। इनमें 480 सरकारी प्रयोगशालाएं हैं और 208 निजी प्रयोगशाला श्रृंखला हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश भर में कोविड-19 के 952 अस्पताल उपलब्ध हैं, जिनमें 1,66,332 आइसोलेशन बिस्तर, 21,393 ICU बिस्तर और 72,762 ऑक्सीजन प्रणाली से युक्त बिस्तर मौजूद हैं। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 25 लाख N95 मास्क और 1 करोड़ से अधिक PPE उपलब्ध कराए हैं। हिमाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमित रोगियों की कुल संख्या 357 हो गई है। आज 12 नए मामलों की पुष्टि हुई है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि 2 संक्रमित रोगियों की पुष्टि जनजातीय किन्नौर में भी हुई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
हिमाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 357 हो गई है। आज कांगड़ा, हमीरपुर, किन्नौर, मंडी, शिमला और बिलासपुर जिलों में 12 नए मामलों की पुष्टि हुई है। कांगड़ा जिले में 4 नए मामले सामने आए हैं। इनमें से एक व्यक्ति मध्य प्रदेश, एक दिल्ली और एक अन्य पठानकोट से वापस लौटा है, जबकि एक अन्य मामले में व्यक्ति की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। हमीरपुर जिले में दिल्ली और मोहाली से लौटे 2 युवकों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मंडी जिले में 2 युवकों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। सुंदरनगर के मलौद क्षेत्र के रहने वाले युवा मुंबई से वापस लौटे थे। उधर किन्नौर में पहली बार कोरोना ने दस्तक दी है और जिले में 2 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सांगला के रहने वाले दोनों व्यक्तियों की ट्रैवल हिस्ट्री दिल्ली की बताई जा रही है। शिमला जिले के रामपुर और बिलासपुर में भी एक एक नए मामले की पुष्टि हुई है। राज्य में अब तक 204 सक्रिय संक्रमित मरीजों का इलाज किया जा रहा है। संजीव सुंदरियाल, आकाशवाणी समाचार, शिमला। तमिलनाडु सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में सतत आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के लिए 300 करोड़ रुपए की ग्रामीण कायाकल्प योजना शुरू की है। इसकी घोषणा कोविड-19 लॉकडाउन के कारण बंद हुई आर्थिक गतिविधियों के मद्देनजर की गई है। इसके तहत राज्य के प्रत्येक जिले को विकास कार्यों के लिए लगभग 10 करोड़ रुपए दिए गए हैं। दूसरे राज्यों से लौटे प्रवासी श्रमिकों को भी इस योजना का फायदा मिलेगा। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने इंदौर, उज्जैन और भोपाल में कोविड-19 से उत्पन्न स्थिति और महामारी की रोकथाम के लिए किए जा रहे उपायों की स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा की। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य मोहम्मद सुलेमान ने तीनों शहरों की ताजा स्थिति से अवगत कराया। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक कोरोना संक्रमण के मामले इन्हीं 3 शहरों से सामने आए हैं। एक रिपोर्ट। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य मोहम्मद सुलेमान को निर्देश दिए हैं कि इंदौर, उज्जैन और भोपाल की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर सतत निगरानी रखें और तीनों जिलों के वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क कर व्यवस्था की बेहतरी के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएं। डॉक्टर मिश्रा ने यह भी कहा कि मरीजों के उपचार में कोई भी कमी नहीं आने दी जाए तथा अनलॉक 1 की स्थिति में किसी भी कीमत पर सामुदायिक संक्रमण का प्रसार न हो, इसके लिए भी सभी आवश्यक इंतजाम सुनिश्चित करें। श्री सुलेमान ने बताया कि कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रभावी नियंत्रण के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं, जिससे इंदौर, उज्जैन और भोपाल के हालातों को जल्दी ही नियंत्रित किया जा सके। राजधानी भोपाल में 61 नए मामले सामने आने के बाद से संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1630 हो गई है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। अरे बबलू, लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े। महामारी अभी फैली हुई है। सरपंच जी, टहलने नहीं, काम पे वापस जा रहे हैं। तुझे डर नहीं लगता वायरस पकड़ लेगा? पहले थोड़ा बहुत डर लगता था, फिर पता चला कि अगर मैंने पूरी सावधानी बरती तो ये बीमारी होने की संभावना कम है। सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क। काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा, समय समय पर हाथ धोता रहूंगा और दूसरों से हर वक्त कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखूंगा। खुद को, दूसरों को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखूंगा। अरे भाई, मेरी जिम्मेदारी बनती है तुझे चेतावनी देना, तो दे दिया। जब देश के मेडिकल और स्वच्छता कर्मचारी रोज कोरोना वायरस से लड़ने का काम कर रहे हैं, तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपना काम करने की। बबलू, तुझे कुछ हो गया तो? हजारों लोग इस बीमारी को हराकर ठीक हो चुके हैं और अगर किसी कारण मुझे ये बीमारी हो भी जाए तो सरकार ने अस्पताल में हमारे इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ये घबराने का वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है। अरे ऐसे क्या देख रहा है? तू काम पे जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, नाक नहीं कट जाएगी मेरी। चलो मास्क। हाँ, मास्क। अरे नाक तो ढक लो। हाँ। कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी और उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ डट कर चलिए। रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद। ये आकाशवाणी है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। मंत्रिमंडल ने आवश्यक वस्तु अधिनियम में ऐतिहासिक संशोधन को स्वीकृति दी। सरकार ने कृषि क्षेत्र में सुधार और किसानों की आय बढ़ाने के लिए 2 अध्यादेशों को भी मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मंत्रिमंडल के फैसलों का ग्रामीण क्षेत्र, विशेषकर मेहनती किसानों पर सकारात्मक असर होगा। चक्रवाती तूफान निसर्ग के महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के अलीबाग में टकराने के बाद क्षेत्र में भारी वर्षा, हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। देश में कोविड-19 के मरीजों के स्वस्थ होने की दर 48% से ज्यादा हुई। 1 लाख से अधिक लोग अब तक स्वस्थ हुए। सरकार ने कुछ श्रेणियों के विदेशी नागरिकों के लिए वीजा और यात्रा प्रतिबंधों में छूट दी।
और मानव संसाधन विकास मंत्री ने 11वीं और 12वीं कक्षा के लिए वैकल्पिक शैक्षणिक कैलेंडर जारी किया। सरकार ने भारत आने के इच्छुक विदेशी नागरिकों को अनुमति देने का फैसला किया है। इनमें कारोबारी, प्रोफेशनल्स, शोधार्थी, स्वास्थ्य देखभाल संबंधी इंजीनियर और तकनीकी विशेषज्ञ शामिल हैं। सरकार ने निश्चित श्रेणियों के विदेशी नागरिकों के लिए वीजा और यात्रा प्रतिबंधों में छूट संबंधी मामले पर विचार किया और उन्हें अनुमति देने का फैसला किया है। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया है कि इन विदेशी नागरिकों को भारतीय दूतावास से नया बिजनेस वीजा या रोजगार वीजा लेना होगा। खेलों के लिए भारतीय दूतावासों से जारी B3 वीजा को छोड़कर वैध दीर्घावधि मल्टीपल एंट्री बिजनेस वीजा धारक विदेशी नागरिकों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से बिजनेस वीजा लेना होगा। ये स्पष्ट किया गया है कि ऐसे विदेशी नागरिकों को पहले प्राप्त किए गए किसी इलेक्ट्रॉनिक वीजा के आधार पर भारत यात्रा की अनुमति नहीं दी जाएगी। केंद्र सरकार ने वंदे भारत मिशन के तहत विदेशों से लौटे भारतीय नागरिकों के कौशल का आकलन करने और उनको रोजगार उपलब्ध कराने में मदद देने के लिए उनका डेटाबेस बनाने की दिशा में पहल की है। कौशल संपन्न श्रमिक डेटाबेस यानी स्वदेश नाम की ये पहल कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, नागर विमानन मंत्रालय और विदेश मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है। स्वदेश का लक्ष्य घरेलू और विदेशी कंपनियों की श्रम शक्ति की मांग को पूरा करने के लिए कौशल संपन्न और अनुभवी नागरिकों का एक डेटाबेस बनाना है। इस डेटाबेस में एकत्र जानकारी कंपनियों के साथ साझा की जाएगी ताकि इन लोगों को उपयुक्त रोजगार प्राप्त हो सके। इसके लिए विदेशों से लौटे नागरिकों को एक ऑनलाइन स्वदेश कौशल कार्ड भरना है। विदेशी मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि सरकार विदेशों में फंसे नागरिकों को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है और नौकरियां जाने से उन्हें हो रही परेशानियों को दूर करने के भी प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वदेश डेटाबेस से विदेशों से लौटे भारतीय नागरिकों को देश में उनके कौशल के अनुरूप नौकरियां दिलाने में मदद मिलेगी। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने आज नई दिल्ली में 11वीं और 12वीं कक्षा के लिए वैकल्पिक शैक्षिक कैलेंडर जारी किया। इसका उद्देश्य कोविड-19 के कारण घर में रहने को मजबूर विद्यार्थियों को अभिभावकों और शिक्षकों की मदद से सार्थक शैक्षिक गतिविधियों में संलग्न करना है। श्री निशंक ने ये कहा कि कैलेंडर रुचिकर तरीके से पढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी के विभिन्न साधनों और सोशल मीडिया के इस्तेमाल के बारे में शिक्षकों का मार्गदर्शन भी करेगा। विद्यार्थी, अभिभावक और शिक्षक घर पर रहते हुए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जिन बच्चों के पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है, उन्हें ये कैलेंडर मोबाइल फोन या वॉइस कॉल के जरिए मार्गदर्शन करने के लिए अध्यापकों को दिशा निर्देश देगा। श्री निशंक ने बताया कि इस कैलेंडर से दिव्यांगों सहित सभी बच्चों की जरूरतों को पूरा किया जा सकेगा। इसमें ऑडियो बुक, रेडियो प्रोग्राम और वीडियो प्रोग्राम के लिए लिंक शामिल होंगे। भारतीय रेलवे ने कोविड-19 लॉकडाउन के कारण रद्द हुई रेलगाड़ियों के यात्रियों को 1,885 करोड़ रुपए का रिफंड दिया है। उत्तर रेलवे के अनुसार 21 मार्च से 25 मई के दौरान ऑनलाइन बुक की गई टिकटों के रद्द किए जाने के कारण यात्रियों को उनकी टिकट की पूरी कीमत लौटा दी गई है। रेलवे ने विभिन्न राज्यों से पिछले 34 दिन में 4,197 श्रमिक विशेष रेलगाड़ियां संचालित की। इन रेलगाड़ियों के जरिए 58 लाख से अधिक मजदूरों को उनके गृह राज्य भेजा गया। सबसे अधिक रेलगाड़ियां गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार से चलाई गईं। ये रेलगाड़ियां देश के कई राज्यों में भेजी गईं। सबसे अधिक रेलगाड़ियां उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल गईं। वंदे भारत मिशन के तहत जेद्दा, सऊदी अरब और मॉस्को में फंसे 268 भारतीय नागरिक आज बिहार के गया पहुंच गए। इनमें से 127 जेद्दा और 141 नागरिक मॉस्को से आए हैं। इन लोगों में से 240 बिहार के जबकि 28 झारखंड के हैं। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी फौज ने आज पुंछ जिले के किरनी सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास अकारण गोलीबारी की और गोले भी दागे।
रक्षा मंत्रालय के जनसंपर्क अधिकारी ने बताया है कि पाकिस्तान की फौज ने नियंत्रण रेखा पर संघर्ष विराम का उल्लंघन करते हुए छोटे हथियारों से गोलीबारी की है और गोले भी दागे। भारतीय सेना के चौकस जवानों ने इसका मुंहतोड़ जवाब दिया। प्रवक्ता ने यह भी कहा कि भारत की तरफ जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले भारतीय क्षेत्रों में बौद्ध स्मारकों को नष्ट किए जाने और धार्मिक तथा सांस्कृतिक अधिकारों और स्वतंत्रताओं को सरेआम रौंदे जाने पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बौद्ध पुरातात्विक स्थलों में तोड़फोड़ और उन्हें विरूपित तथा नष्ट करने की मीडिया की खबरों पर जवाब देते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि इस बारे में भारत ने गहरी चिंता से पाकिस्तान सरकार को अवगत कराया है। प्रवक्ता ने बताया कि भारत ने पाकिस्तान से एक बार फिर कहा है कि वे अवैध कब्जे वाले सभी क्षेत्रों को तुरंत खाली करें और वहां रहने वाले लोगों के राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकारों के घोर उल्लंघन को बंद करें। अंडमान निकोबार में अनलॉक 1 के मद्देनजर शुरू हुई सेवाओं का जायजा लिया हमारे संवाददाता ने एक रिपोर्ट। अनलॉक 1 में केंद्र की ओर से रियायत मिलने के बाद अंडमान निकोबार में अंतर्द्वीपीय जहाज सेवाओं की शुरुआत हो गई है। आज सुबह समुद्री जहाज MV कैम्पबेल बे पोर्ट ब्लेयर से लिटिल अंडमान के लिए रवाना हुआ। पोर्ट ब्लेयर के आसपास स्थित प्रसिद्ध स्वराज और शहीद द्वीप के लिए भी जहाज यात्रियों को लेकर निकला। साथ ही अंडमान से निकोबार और मध्योत्तर अंडमान जाने के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं भी कल से शुरू होने जा रही हैं। जहाजरानी निदेशालय ने पोर्ट ब्लेयर और इसके बाहरी स्टेशनों के बीच फेरी सेवा को भी पुनः आरंभ कर दिया है। यह सेवाएं 30 जून तक जारी रहेंगी। यात्रा के दौरान लोगों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा और सामाजिक दूरी बनाए रखनी होगी। आकाशवाणी समाचार के लिए पोर्ट ब्लेयर से मैं गौरव पटवाल। नई दिल्ली के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर AK वार्ष्णेय ने आकाशवाणी से बातचीत में कहा कि कोरोना मरीजों के ठीक होने की दर बढ़ी है। हालांकि वरिष्ठ नागरिकों और अन्य बीमारियों से जूझ रहे लोगों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की आवश्यकता है। ठीक होने की दर है वो लगभग जो है 90% तो अपने आप ही बिना दवा के हो जाता है। 5-7% लोगों में ऑक्सीजन देने के बाद हल्का लंग्स में इंफेक्शन, निमोनिया हो जाता है, उससे हो जाता है। 3% के करीब व्यक्ति जो कि खासतौर से बड़े बुजुर्ग हैं या जिनमें पहले से कई बीमारियां हैं, हार्ट डिजीज है, गुर्दे की बीमारी है, फेफड़े की बीमारी है, उन लोगों को जब हो जाता है तो उनमें मृत्यु दर काफी है। तो इसीलिए देर सवेर देखिए 97% पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। ये कार्यक्रम रात 9:30 से FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर और श्वसन रोग विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर तन्मय तालुकदार इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। श्रोता स्टूडियो में सीधे फोन कर विशेषज्ञों से सवाल पूछ सकते हैं। नंबर है 011-233-14444। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-11-5767। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के साथ भारत ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल शिखर सम्मेलन करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री की इस वर्ष भारत यात्रा की तारीखें तय की जा चुकी थीं, लेकिन ये यात्रा संभव नहीं हो सकी। ऐसे में दोनों देशों ने वर्चुअल शिखर सम्मेलन आयोजित करने का फैसला किया। ये पहला अवसर है जब प्रधानमंत्री कोई द्विपक्षीय वर्चुअल शिखर सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं। इससे ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत के संबंधों के लगातार सुदृढ़ होने का पता चलता है। अर्थव्यवस्था में सुधार की आशा और सकारात्मक वैश्विक संकेतों के बीच बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के संवेदी सूचकांक में करीब 0.8% की वृद्धि हुई। लगातार 6 सत्र में वृद्धि के साथ सूचकांक 284 अंक बढ़कर 34,000 पहुंच गया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी में 82 अंक की वृद्धि हुई है और ये 10,000 पर पहुंच गया। पिछले 6 सत्रों में शेयर बाजार के दोनों सूचकांकों में करीब 11% की वृद्धि हुई। और अब एक नजर कल के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सामान्य रूप से बादल छाए रहने और गरज के साथ हल्की वर्षा का अनुमान है। गिलगित में सामान्य रूप से बादल छाए रहेंगे, आंधी और गरज के साथ बारिश हो सकती है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
मंत्रिमंडल ने आवश्यक वस्तु अधिनियम में ऐतिहासिक संशोधन को स्वीकृति दी। सरकार ने कृषि क्षेत्र में सुधार और किसानों की आय बढ़ाने के लिए 2 अध्यादेशों को भी मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मंत्रिमंडल के फैसलों का ग्रामीण क्षेत्र विशेषकर मेहनती किसानों पर सकारात्मक असर होगा। चक्रवाती तूफान निसर्ग के महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के अलीबाग में टकराने के बाद क्षेत्र में भारी वर्षा, हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। देश में कोविड-19 के मरीजों के स्वस्थ होने की दर 48% से ज्यादा हुई। 1 लाख से अधिक लोग अब तक स्वस्थ हुए। सरकार ने कुछ श्रेणियों के विदेशी नागरिकों के लिए वीजा और यात्रा प्रतिबंधों में छूट दी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।